आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 विलयन, उसके एक महत्वपूर्ण टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन यानी कि विलयनों के अणुसंघ के गुणधर्म, इसको लेकर आपके समक्ष हैं और आज के क्लास में हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंघ के गुणधर्म क्या होता है। तो उससे भी पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं बेटा कि इस पूरे टॉपिक में जो हम विलयन लेंगे ना, उसमें विलय आपका ठोस होना चाहिए। यह याद रखिएगा, यह अपने दिमाग में आप अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए कि विलय हमारा ठोस होगा और जो विलायक होगा वो हमारा बेटा द्रव होगा। इस बात को आप मन में बैठा लीजिएगा। इस तरह का विलयन हम लेंगे और उसी के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अणुसंघ का मतलब क्या होता है, ठीक है। वैसे तो अणुसंघ का मतलब होता है कि एक साथ साथ बंधा हुआ, ठीक है, साथ साथ बंधा हुआ। क्योंकि अगर कॉलिगेटिव का स्पेलिंग हम देखें तो कॉलिगेटिव का स्पेलिंग ये होता है बेटा कॉलिगेटिव, ठीक है। ये हमारा कॉलिगेटिव का स्पेलिंग है। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, को प्लस लिगेट, ठीक है। को का मतलब हो गया आपका साथ साथ, साथ साथ, और लिगेट का मतलब होता है बंधा, आबंधित, ऐसे कह सकते हैं आबंधित। तो कुल मिला के अणुसंघ का मतलब हो गया साथ साथ आबंधित यानी साथ साथ बंधा हुआ, ठीक है। अणुसंघ के गुणधर्म का मतलब क्या होता है, सॉरी बेटा, अणुसंघ के गुणधर्म का मतलब क्या होता है, आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, विलयनों का वह गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। किसकी संख्या पर निर्भर करता है? अणुओं की संख्या पर, न कि विलय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। फिर से समझाते हैं कि विलयनों का वह गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, विलय की प्रकृति पर नहीं। जैसे देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे दो बर्तन ले लिए हैं और इसमें बेटा हम जल भर दिए हैं, ये हमारा जल है, और यहाँ पर एक बर्तन है और इसमें भी हमने जल भर दिया है, ये हमारा जल है, ठीक है बेटा। इसमें हमने NaCl डाल दिया है और इसमें भी हमने 1 ग्राम NaCl डाल दिया और इसमें भी हम 1 ग्राम MgCl2 डाल दिया, ठीक है बेटा। इसमें हमने NaCl डाल दिया, इसमें 1 ग्राम MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड डाल दिया। तो जो भी फर्क इसको डालने पर जो फर्क इसमें आएगा, इसमें भी वही फर्क आएगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मस्त सा टॉपिक है। एक पात्र, हमने 2 पात्र लिया है, इसमें भी हमने जल भर दिया, इसमें भी जल भर दिया। इसमें अभी हमने 1 ग्राम NaCl डाल दिया और इसमें भी हम 1 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड डाल दिए हैं। तो जो भी फर्क इस विलयन में आएगा, जैसे कोई भी ठोस विलय को घोलने पर वाष्प दाब में कमी आती है, अभी हम ये सब पढ़ेंगे। किसी भी ठोस विलय को किसी भी विलायक के अंदर डालने पर उसके वाष्प दाब में अवनमन होता है। वाष्प दाब तो पढ़ के आए हो ना, वाष्प दाब क्या होता है। इसका वाष्प दाब जितना घटेगा उतना ही वाष्प दाब इसका भी घटेगा, ठीक है। और कह रहा है क्वथनांक में उन्नयन होता है, तो जितना क्वथनांक इसका बढ़ेगा उतना ही क्वथनांक इसका बढ़ेगा इसको डालने के कारण। फिर कहता है हिमांक में अवनमन होगा, तो जितना हिमांक इसका घटेगा उतना हिमांक इसका भी घटेगा, ठीक। तो फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे हम NaCl डालें चाहे MgCl2 डालें, यानी कि विलय के प्रकृति पर यह गुण निर्भर नहीं कर रहा है। तो यह गुण निर्भर किस पर कर रहा है? अब अगर बेटा हम यहाँ पर 1 ग्राम NaCl डालें और यहाँ पर हम 2 ग्राम MgCl2 डाल दें यानी मैग्नीशियम क्लोराइड डाल दें, अब इसका इसमें और इसमें अब फर्क आ जाएगा। क्यों आ गया भाई? पिछली बार तो 1-1 ग्राम डाले थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जबकि इसमें हमने NaCl डाला था, इसमें हमने MgCl2 डाला था,
फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों में साथ साथ जो भी परिवर्तन हो रहे थे, एक ही जैसा परिवर्तन दोनों में हो रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब अगर हम यहाँ पे 1 ग्राम NaCl डाल दिए हैं और यहाँ पर 2 ग्राम MgCl2 डाल दिए हैं, अब इन दोनों में फर्क आने लगा। तो इस प्रैक्टिकल को देखकर हम क्या कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं कि ये जो फर्क आ रहा है ना, ये इससे आ रहा है, 1 ग्राम और 2 ग्राम से आ रहा है, ना कि NaCl में MgCl2 से आ रहा है। यानी कि विलेय के प्रकृति से कोई अंतर नहीं आ रहा है, चाहे आप उसमें NaCl डालो, चाहे MgCl2 डालो, चाहे सिल्वर क्लोराइड डालो, कोई भी विलेय घोलो, लेकिन अगर उसकी मात्रा बराबर है तो उसमें परिवर्तन भी बराबर ही आएगा। लेकिन अगर उसके अणुओं की संख्या कम ज्यादा हम डालेंगे तब उसके गुणों में भिन्नता आएगी। तो ये वाला जो गुणधर्म परिवर्तित हो रहा है, जैसे वाष्पदाब में अवनमन हो रहा है, क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है, हिमांक में अवनमन हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? यह विलेय के प्रकृति के कारण नहीं हो रहा है, यह विलेय की मात्रा के कारण हो रहा है, विलेय के अणुओं की संख्या के कारण हो रहा है। इसी प्रकार का गुणधर्म कहलाता है अणुसंख्य गुणधर्म। ऐसे विलयनों के ऐसे गुणधर्म जो विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसी गुणधर्म को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्य गुणधर्म। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा बेटा इन 2 उदाहरण से। अब आइए इसका परिभाषा जो हमने लिखा है उस अनुसार भी अध्ययन कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय की कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। विलयन में कितना कण था और बाद में विलेय के कितने कण डाले गए, उनके अनुपात पर निर्भर करते हैं। अगर विलेय के कणों की संख्या घटाओगे बढ़ाओगे तो अनुपात भी घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। और अगर मतलब क्या कहा जा रहा है इस परिभाषा में कि ऐसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या और विलेय की कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है, उसको कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। चीजें क्लियर हो गई ना? अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या और विलेय में उपस्थित कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। यानी कुल मिला जुला के कह सकते हैं कि कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि कणों की प्रकृति पे। चाहे NaCl डालो या MgCl2 डालो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इससे पड़ेगा कि अगर 10 कण आप NaCl डाल रहे हो और 20 कण आप MgCl2 डाल दे रहे हो, तब फर्क पड़ेगा, ठीक है। जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है, न कि अणुओं की प्रकृति पर, वही कहलाता है अणुसंख्य गुणधर्म। और ये गुणधर्म कौन कौन से हैं? देखिए, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होगा। अगर आप किसी भी शुद्ध विलायक में, अभी शुद्ध विलायक है ना, अभी पानी है, इसमें कुछ डाला नहीं गया है, तो शुद्ध विलायक कहेंगे। और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना होता है? हमने कल ही बताया था, P0, जब अलग अलग रहता है। और जब आप उसको विलेय में घोल दोगे, सॉरी उसमें विलेय घोल दोगे, तब आप इसमें P1 P2 या PA PB से हम प्रदर्शित करने लगते हैं, ठीक है। तो अगर ये शुद्ध विलायक है और इसमें हम कोई विलेय, ठोस विलेय घोल देते हैं, तो ये गुण में परिवर्तन होगा। देखिए, पहला वाष्प दाब का अवनमन होगा। अभी मैं इसको विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा। पहला होगा वाष्प दाब, यानी कि जो इसका वाष्प दाब पहले से था अब वो घट जाएगा अगर उसमें कोई ठोस घोल देते हो तब। दूसरा, क्वथनांक में उन्नयन होगा। अब जितने पर ये उबलता उससे ज्यादा ताप पर उबलेगा, यानी क्वथनांक इसका बढ़ जाएगा। तीसरा, हिमांक में जितने पर जमता उससे कम ताप में अभी जम जाएगा, तो हिमांक में अवनमन होगा। और परासरण दाब। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं जिनको हमको विस्तार पूर्वक पढ़ना है। वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब। और ये सभी गुण किस पर निर्भर करते हैं? ये सभी गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो हमने बताया ये जितने भी गुण है ना, ये कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि कणों की प्रकृति पर। तो विलयनों का ऐसा गुणधर्म जो कणों की संख्या पर डिपेंड करता है, न कि कणों के नेचर पे या कणों की प्रकृति पे, वही कहलाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। इसको आप नोट कर लीजिए, हम पढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, तो सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन।
अब जैसे हमने अभी अभी बताया कि अगर हम एक शुद्ध विलायक ले लें, जैसे हमने यहाँ पे H2O को ले लिया है, ये हमारा शुद्ध विलायक है। हमने एक शुद्ध विलायक लिया है। आप जानते हो कि अगर कोई भी शुद्ध विलायक है या कोई भी द्रव है तो उसका एक वाष्प दाब रहता है। वाष्प दाब क्या होता है पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हो। तो अगर अकेला अकेला है तो हम उसको P0 से डिनोट करते हैं उस वाष्प दाब को, ये आप भी जानते हो। तो ये हमारा एक शुद्ध विलायक है जल, जिसका वाष्प दाब था P0। कितना था बेटा? P0। अब हमने क्या किया, इसी शुद्ध विलायक में या इसी शुद्ध द्रव में हम एक ठोस विलेय घोल देते हैं, और वो ठोस विलेय क्या है? NaCl। हमने इसमें घोल दिया, हमने नमक घोल दिया पानी में। तो जानते हैं क्या होता है, जब पानी में हम नमक घोल देते हैं तो नमक के कण इसके सतह पर भी आ जाते हैं। ऐसे नमक के जो कण है बेटा, उसके ऊपरी सतह, पूरे द्रव में तो घोलते ही घोलते हैं, ऊपरी सतह पर एक परत सा बना लेते हैं या ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। और जब ये ऊपरी सतह पर आ जाते हैं तो ये जो जल वाष्प के वाष्पन के कारण ही तो वाष्प दाब लग रहा था। हमने वाष्प दाब में पढ़ाया है आपको कि अगर कोई शुद्ध विलायक है या कोई शुद्ध द्रव है तो उसके कण ऑटोमेटिक वाष्पित होते हैं, ठीक है। और अंत में वाष्प के कण बनकर वे उसी की सतह पे प्रेशर लगाते हैं, एक दाब लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाष्प दाब बोलते हैं। तो जब हम इस विलायक में NaCl विलेय को घोल देते हैं तो इसके जो कण इसके सतह पर आ जाते हैं और ये इसके कण को वाष्पित नहीं होने देते, यानी जल के कण अब उतना वाष्पित नहीं हो सकते जितना कि पहले हुआ करते थे, ठीक। इसके कारण इसका वाष्प दाब कम हो जाता है, इसका वाष्प दाब में घटोत्तरी होती है, अवनमन होता है, और इसी को कहते हैं हम वाष्प दाब का अवनमन। यानी कि सीधा सा लॉजिक है, अगर किसी भी शुद्ध द्रव में आप कोई भी ठोस विलेय घोलोगे तो उसके वाष्प दाब में अवनमन होगा, यानी उसके वाष्प दाब में कमी होगा। और वाष्प दाब में कमी क्यों होगा? क्योंकि ये जो हम विलेय घोल रहे हैं उसके कण इसके सतह पर आ जाएंगे और वो नीचे के कणों को जाने नहीं देंगे, या कह सकते इस सतह के कणों को छोड़कर ये जाने नहीं देंगे, और इसके कारण इसके वाष्प दाब में कमी आएगी। वाष्प दाब में आई हुई यह कमी कहलाती है वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है। यही कहलाता है बेटा वाष्प दाब का अवनमन। तो आइए यहाँ पे परिभाषा भी है, उसके अनुसार भी पढ़ते हैं। कह रहा है जब किसी शुद्ध विलायक में, ये हमारा शुद्ध विलायक था, तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है, ऐसा विलेय घोलना है जो खुद वाष्पित न हो, तो वो ठोस है, जो ठोस का वाष्पन तो हो नहीं सकता, तो अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो इसके पृष्ठ का कुछ क्षेत्रफल अवाष्पशील विलेय के द्वारा घेर लेने के कारण, इसके जो सतह है ना उसका कुछ क्षेत्रफल कौन घेर लेता है? यही NaCl, जो अवाष्पशील विलेय द्वारा घेर लेने के कारण इसके अणुओं की पृष्ठ को छोड़कर जाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। अब जो ये जल के अणु छोड़कर पृष्ठ को जाकर वाष्पित हो रहे थे वो अब वाष्पित नहीं हो पाएंगे या बहुत कम मात्रा में वाष्पित हो पाएंगे, जिसके कारण इसका वाष्प दाब कम हो जाता है, और इसी को कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। एकदम क्लियर है। अगर किसी शुद्ध विलायक में जिसका वाष्प दाब P0 है, उसमें अगर आप कोई भी विलेय घोलते हो, ऐसा विलेय जो खुद वाष्पित न हो, यानी उसको बोलेंगे अवाष्पशील विलेय, अगर आप उसको घोलते हो तो इसका जो कण को पृष्ठ को छोड़ के जाने की प्रवृत्ति थी वो कम हो जाती है, या यूं कहें एक लाइन में तो इसका वाष्पन कम हो जाता है, जिसके कारण इसका वाष्प दाब घटने लगता है, और वाष्प दाब में हुई यही कमी कहलाता है वाष्प दाब का अवनमन। यानी सीधी सी बात है, अगर किसी भी शुद्ध विलायक में आप ठोस विलेय को घोलते हो तो उसका वाष्प दाब घटेगा। ये पहला अणुसंख्य गुणधर्म, अभी 3 और पढ़ने हैं आपको, ये पहला अणुसंख्य गुणधर्म है। तो इसी को कहते हैं बेटा वाष्प दाब का अवनमन। और साथ ही साथ एक और प्रश्न पूछा जाता है, आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? तो आगे लाइन में क्लियर कर दिया है कि वाष्प दाब के अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं।
तो इसको तो हम एक सूत्र के द्वारा आपको समझाएंगे। जैसे देखिए बेटा, ये हमारा जो शुद्ध विलायक था यानी अलग था, जब इसमें कुछ नहीं घोला गया था तब इसका जो वाष्प दाब था वो P0 था। क्या था? P0। अब जब इसमें नमक भी घोल दिया गया तो इसका वाष्प दाब हम मान लेते हैं कि P है। इसका वाष्प दाब क्या है? P हम मान लेते हैं, क्योंकि अब इसमें नमक घोला गया है। तो अब P1 P2 क्यों नहीं मान रहे हैं? आप पूछ सकते हो भाई, आपका हक है, अधिकार है, आप पूछ सकते हो कि भाई सर जी बताइए P1 P2 क्यों नहीं मान रहा? जैसे पीछे हम मान रहे थे राउल्ट के नियम में। तो यहां पर बेटा राउल्ट के नियम में हम दोनों द्रव ले रहे थे, दोनों वाष्पित हो रहे थे। राउल्ट के नियम में क्या हो रहा था? देखिए, जो हमारा विलायक था वो भी वाष्पन उसका भी होता था, और जो विलेय था वो भी द्रव था उसका भी वाष्पन होता था। तो इसीलिए उसका विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होता था? Pa प्लस Pb या P1 प्लस P2 जो कह सकते हैं। लेकिन यहां पर नमक तो नहीं वाष्पित हो रहा है, तो नमक तो वाष्पित नहीं हो रहा है, तो फिर उसको तो जोड़ना ही नहीं है भाई, उसका वाष्पन ही नहीं रहा ना, उसका कोई वाष्प दाब ही है जिसको मैं जोड़ूं, तो उसको तो हमको लेना ही नहीं है, हमको केवल P लेना है। अब दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में उठ सकता है कि यहां पर जब P मानते हैं नमक का कोई वाष्प दाब नहीं था, तो यहां पर जब P0 था तो इसका यहाँ पे P क्यों माने? इसलिए माना गया बेटा क्योंकि अब अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, नमक को घोलने से इसका वाष्प दाब घट रहा है। ठीक है, और इसी कारण हमने यहाँ पे दूसरा वाष्प दाब मानना पड़ा, उसको हम P से डिनोट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो वाष्प दाब में कितना अवनमन होगा? आइए हम यहाँ पर निकालते हैं, लिखेंगे वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन बराबर कितना होगा? मान लीजिए आपके पास पहले 10 रुपया था, अब 8 रुपया हुआ, तो कितना रुपया अवनमन हुआ? तो 10 में से 8 घटाना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से वाष्प दाब में कितना अवनमन हुआ? पहले वाष्प दाब P0 था, अब वाष्प दाब P हो गया, तो वाष्प दाब में अवनमन हो जाएगा बेटा P0 माइनस P। ये तो जनरल से छोटा सा बच्चा भी बताएगा कि P0 माइनस P ही अवनमन होगा। तो इसको हम डेल्टा P से भी डिनोट करते हैं, तो डेल्टा P बराबर आपका हो जाएगा P0 माइनस P। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया वाष्प दाब का अवनमन का। लेकिन यहां पर आगे देखिए क्या लिख रहा है, वाष्प दाब के अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कितना होगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर, अब देखिए यहां पे डिफरेंस हो गया ना बेटा, वाष्प दाब का अवनमन दूसरा चीज है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन दूसरा बात है। तो आपेक्षिक अवनमन कहता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को। तो वाष्प दाब का अवनमन कितना है? P0 माइनस P, और कहता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है? P0। इसके अनुपात को कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो एक हमको फार्मूला मिल गया बेटा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर P0 माइनस P अपान P0, क्योंकि कह रहा है वाष्प दाब का अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को। तो वाष्प दाब का अवनमन इतना था और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना था, उनके अनुपात को कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। कितना इंपॉर्टेंट है और मस्त सा टॉपिक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अभी इसमें हम राउल्ट का नियम भी लगा के देखते हैं, नोट करिए बेटा इसको। हाँ देखिए बेटा, तो यहां पर अब हमने पढ़ लिया है कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन जो होता है वो P0 यानी शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है माइनस पूरे विलयन का जो वाष्प दाब है बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इसके बराबर होता है। अब राउल्ट साहब ने अवाष्पशील विलेय के संदर्भ में एक नियम दिया। राउल्ट साहब ने कहा कि अगर किसी शुद्ध विलायक में जो द्रव अवस्था में है उसमें अगर आप अवाष्पशील विलेय आप बोलते हैं, ठीक, तो उसके लिए उन्होंने एक अलग सा नियम दिया। पीछे भी आपने राउल्ट का नियम पढ़ा है, वो नियम क्या था?
उस नियम में ये था कि उसमें जो विलायक था वो भी वाष्पशील था यानी द्रव था, और जो विलेय था वो भी द्रव था। तो उसके लिए तो राहुल साहब ने बताया था कि उसका वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। लेकिन अवाष्पशील विलेय के संदर्भ में अगर किसी वाष्पशील विलायक में यानी द्रव में अगर ठोस को घोला जाता है तो उसके लिए राहुल साहब ने एक अलग सा नियम दिया, और वो नियम क्या है आइए पढ़ते हैं। यदि किसी वाष्पशील विलायक में, यहाँ पे जो विलायक है वो क्या है, वाष्पशील यानी द्रव है जिसका वाष्पन हो सकता है। तो यदि किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाए, कोई अवाष्पशील जैसे NaCl हम बोल रहे हैं, तो विलयन के वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है, ये जो आपेक्षिक अवनमन है वो विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय यानी कि जो विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। मूल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। तो राउल्ट के नियमानुसार हम कह सकते हैं कि ये जो P0 माइनस P अपान P0 है ये बराबर होगा विलेय के मूल प्रभाज के, विलेय के मूल प्रभाज। सीधी सी बात है बेटा। इन्होंने क्या बताया कि जो वाष्प दाब में कमी होती है ना वो सीधे तौर पे जिम्मेदार है उसके लिए मूल प्रभाज किसका, विलेय का। यानी कि जितना भी नमक हम डालेंगे, जितना ही ठोस डालेंगे, उतना ही वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो आपेक्षिक अवनमन हो रहा है वाष्प दाब में, वो जो विलेय को घोला जा रहा है उसके मूल प्रभाज के बराबर होता है। ओके, अब देखिए मूल प्रभाज की याद हम ताजा करा देते हैं आपको। मूल प्रभाज क्या होता है, जैसे मान लीजिए बेटा इसमें हमने नमक घोला है और ये पानी है, तो मूल प्रभाज होता है, मान लीजिए विलेय का निकालना हो, इसमें हमने कहा भी था कि एक को आप XA मान लीजिएगा, एक को आप XB मान लीजिएगा, या X1 X2 भी मान सकते हैं। ये XA क्या होता है, ठीक, ये आपका हो जाता है विलायक का मूल प्रभाज, विलायक का मूल प्रभाज। और ये XB क्या हो जाता है, विलेय का मूल प्रभाज। विलेय का उधर दिखाई नहीं देगा बेटा आपका, विलेय का मूल प्रभाज। अब ये मूल प्रभाज क्या होता है, किसी भी अगर विलेय का निकालना होगा तो हम कहेंगे कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, विलयन का कुल मोलों की संख्या को कहेंगे विलेय का मूल प्रभाज। अरे आप पढ़े हो भाई कि हमने कहा है कि विलेय का भी मूल प्रभाज निकाल सकते हैं और विलायक का भी मूल प्रभाज निकाल सकते हैं। तो विलेय का मूल प्रभाज बराबर क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। ठीक है, अब मूल प्रभाज पीछे हमने बढ़िया से पढ़ाया है, आप वहां पे जाके समझिएगा। तो यहां पर विलेय के मूल प्रभाज को हम किससे डिनोट करते हैं, इसको मिटा देते हैं बेटा, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर क्या आपको फार्मूला देखने को मिलेगा, P0 माइनस P अपान P0 इज इक्वल टू XB। XB का मतलब विलेय का मूल प्रभाज, इसको XB से डिनोट करते हैं। और विलेय का मूल प्रभाज आता कैसे है, आप लोगों को याद होगा कि विलेय का मूल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या, विलयन में कुल मोलों की संख्या। ठीक है बेटा, विलयन के कुल मोलों की संख्या। अब देखिए यहां पर हमने अगर याद होगा आपको तो विलेय के मोलों की संख्या को हम N1 से प्रदर्शित करते थे, और यहां पर हम लिख सकते हैं N1 प्लस N2, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं भाई, यहां पे हमने विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, N1, इसमें हमारे जो विलेय के मोलों की संख्या वो N1 है और जो विलायक के मोलों की संख्या वो N2 है। तो अगर विलेय का मूल प्रभाज निकालना होगा तो विलेय की मोलों की संख्या ऊपर बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या, तो कुल कितना है, विलेय प्लस विलायक यानी N1 प्लस N2। तो XB बराबर क्या हो जाएगा, N1 अपान N1 प्लस N2। तो यहां पर एक फार्मूला देखने को आपको मिल सकता है, P0 माइनस P अपान P0 इज इक्वल टू XB की जगह पे ये लिख सकते हो आप N1 अपान
n1 प्लस n2, ये हमको एक नया सूत्र मिल जाएगा। ठीक है, तो अपेक्षिक अवनमन किसी भी विलयन का अपेक्षिक वाष्पदाब का अवनमन बराबर फार्मूला हो जाएगा n1 अपान n1 प्लस n2, ये भी हो सकता है। अब देखिए इसको थोड़े से और रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे पी नॉट माइनस पी अपान पी नॉट इज इक्वल टू एन। मोल बराबर क्या होता है, एन बराबर आपको पढ़ाया गया है मोल कैसे निकाला जाता है, एन बराबर डब्ल्यू बटा एम आपको पढ़ाया गया है, यानी मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार, कितना भार है और कितना अणुभार है वही उसके मोलों की संख्या होगी। तो यहां पर भी ये फार्मूला लग सकता है W1 अपान M1, और यहां पर भी लगा सकते हो W1 अपान N1 प्लस W2 अपान M2, यहाँ पे M1 रहेगा बेटा। तो एक और फार्मूला मिल गया, इसको थोड़ा सा और सरल रूप में हमने बदल दिया। मोलों की संख्या, मान लीजिए आपको सवाल में मोलों की संख्या नहीं दिया हो, अब अणुभार और अणुभार और भार दिया हो, तो उस कंडीशन में आप अपेक्षिक अवनमन ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तरह तरह के फार्मूले हैं, हमको यहाँ पे ये सब देखने को मिलते हैं और बहुत ही आसान है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आपको समझाते हैं कि अवाष्पशील विलय के संदर्भ में राउल्ट ने एक नियम दिया। उन्होंने बताया कि यदि किसी वाष्पशील विलायक में, जैसे ये वाष्पशील विलायक पानी था या जल था, उसमें कोई अवाष्पशील विलय, जैसे इसमें हमने अवाष्पशील विलय NaCl बोल दिया, तो विलयन के वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, यानी जो विलय का मोल प्रभाज होगा उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे हो गया पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू XB, राउल्ट के नियम के अनुसार। अब XB के जगह पे हमने कहा है कि XB क्या होता है, विलय का मोल प्रभाज होता है। विलय का मोल प्रभाज कैसे निकालते हो, तो विलय के मोलों की संख्या N1 बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या N1 प्लस N2। अब N बराबर मोलों की संख्या कैसे निकालते हो, N बराबर होता है W बटा M। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए, हमने वही N बराबर W बटा M सब जगह पे रख दिया है। अब यहाँ पे पूछा जाए W1 क्या है, तो आप क्या कहोगे, ये विलय का भार है, क्योंकि 1 का मतलब विलय, 1 का मतलब क्या है, विलय, तो विलय का भार है। अगर पूछा जाए M1 क्या है, तो आप कहोगे विलय का अणुभार है। विलय का क्या है बेटा, अणुभार है। अगर आपसे पूछा जाए W2 क्या है, तो विलायक का भार है, विलायक का भार है। और अगर आपसे पूछा जाए M2 क्या है, तो आप कहेंगे विलायक का अणुभार है। और बाकी तो आप जान ही रहे होंगे, बाकी कुछ जानना ही नहीं है। यहाँ पे N1 क्या है, विलय के मोलों की संख्या, N2 क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। तो इस तरीके से ये फार्मूला हुआ। अभी कुछ सूत्र और हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूं। देखिए बेटा, तो लिखा है तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। अभी तो हम केवल एक ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, और वो है वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन। तो उसी में एक और बिंदु है, एक और पॉइंट है, तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। मान लीजिए बेटा, हमने ये जल ले लिया, ठीक है, और इसमें बहुत नाम मात्रा का, बहुत ही थोड़ी मात्रा का नमक मिला दिया, NaCl मिला दिया, और बहुत ही कम मात्रा में। तो जब बहुत ही कम मात्रा में विलय घोला जाता है तो वो तनु विलयन होता है, उसको क्या कहते हैं, तनु विलयन। तो राउल्ट साहब ने कहा कि अगर मान लो हम कोई जल लिए हुए हैं और उसमें बहुत कम मात्रा में अवाष्पशील विलय घोले हैं, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि अगर मान लीजिए अलग से नमक है, तो हम मान लेंगे उसके मोलों की संख्या N है, भाई कुछ तो होगी मोलों की संख्या। लेकिन अगर उसको विलायक में घोल दिया जाए, तब यहां पर इसके अपेक्षा इसके मोलों की संख्या को नगण्य मान लिया जाता है, क्योंकि N1 से बहुत अधिक मात्रा में है N2। ठीक है, N1 से जब बहुत अधिक मात्रा में N2 हो, तो समझ लीजिए यहां पर इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लगभग नगण्य हो जाएगा। ठीक है, राहुल साहब ने कहा अगर अलग से नमक है तो ठीक है भाई, विलय की मोलों की संख्या को हम N1 मानेंगे, लेकिन अगर ये विलय की
किसी बहुत ज्यादा विलायक में घोल दिया जाता है, वहां पर उस विलेय का जो मोलों की संख्या वो इसके सामने नगण्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कंडीशन में हम N1 प्लस N2 के जगह पर अगर N2 लिखें तो बेहतर होगा। N1 प्लस N2 के जगह पर N2 लिखें तो बेहतर होगा। क्यों? अब देखिए, हम विलयन के लिए ही तो N1 प्लस N2 का यूज करते हैं। जैसे यहां पर देखिए, हमने तो मिटा दिया, अभी हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा था P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू N1 बटा N1 प्लस N2, यही लिखे थे ना, यानी विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। तो विलयन के मोलों की संख्या N1 प्लस N2 के जगह पे क्या लिखोगे? N1 को क्यों लिख रहे हो भाई, जब ये लगभग ना के बराबर है। यहाँ पर जो कुछ भी है वो N2 ही है, N1 है लेकिन बहुत ना के बराबर नगण्य है। लेकिन अलग से N1 को अगर यहां पर बात करेंगे तो यहां पर तो N1 रहेगा ही रहेगा, चाहे थोड़ा रहे चाहे मोड़ा रहे, जो है वही है। लेकिन यहां पर चूंकि विलायक भी है तो विलायक बहुत ज्यादा है, तो यहां पर इसके सामने N1 प्लस N2 के जगह पे N2 लिखना ठीक है। नाम क्यों करना है, नाम इसका भी हो रहा है जबकि सब कुछ यही है यहाँ पर। तो इसी कारण हम यहाँ पे N1 प्लस N2 के बराबर N2 लिख सकते हैं। यही राहुल साहब ने तनु विलयनों के लिए बताया था। राहुल साहब ने तनु विलयन के लिए क्या बताया कि अगर किसी बहुत ज्यादा विलायक में बहुत थोड़ा सा अवाष्पशील विलेय घोला गया है तो हम पूरे विलयन का जो मोलों की संख्या है यानी N1 प्लस N2 उसके जगह पे N2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर N1 का कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो वही सूत्र में उन्होंने लिख दिया और उन्होंने नया सूत्र दिया तनु विलयनों के लिए कि P0 माइनस P अपान P0 इज इक्वल टू N1 प्लस N2, N1 अपान N2। यहाँ पे N1 को हटा दिया उन्होंने क्योंकि वो लगभग नगण्य के बराबर था, और इस बेस पे हमको एक नया फार्मूला मिला। अब इसको थोड़ा सा अगर भार और अनुभार के पदों में हम बदलेंगे तो बेटा हमको एक नया सूत्र मिल जाएगा, P0 माइनस P अपान P0 इज इक्वल टू W1 अपान M1 बटे W2 अपान M2। अगर इसका ऐसे गुणा कर देते हैं तो एक नया फार्मूला मिल जाएगा कि P0 माइनस P अपान P0 इज इक्वल टू W1 गुणे M2 बटे M1 गुणे W2। और ये मस्त सा सूत्र मिला है किसके लिए? तनु विलयनों के लिए। जहां पर विलेय के मोलों की संख्या बहुत कम हो तो तनु विलयनों के लिए हमने राहुल साहब ने हमको ये नियम दिया था। उन्होंने क्या कहा कि अगर यहाँ पे भाई N1 और N2 की अलग है तो भाई लिखना पड़ेगा, चाहे थोड़ा रहे चाहे मोड़ा रहे, लेकिन जब इसमें मिल गया तो यहाँ पे इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए इसके जगह पे N2 लिखो। तो इस प्रकार हमको एक नया सूत्र मिला तनु विलयनों के लिए। इस प्रकार वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन नामक ये टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही मजा आया होगा ये टॉपिक को सीखने में। आगे हम पढ़ेंगे क्वथनांकों का उन्नयन अगले टॉपिक में। तो अगर हमारा ये क्लास आपको पसंद आया बेटा तो प्लीज़ लाइक अवश्य करिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर भी करिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आपका दिन शुभ हो।